हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 25 नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। मैं इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31वां क्वेश्चन है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसको हम आईई रूल भी कहते हैं, है जो डिस्क्राइब करता है पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। यानी कि जो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है और जो टेस्टिंग करते हैं हम कंज्यूमर की इंस्टॉलेशन की, तो वो किस रूल के अंदर आता है। तो याद रखिए, रूल 46, आईई रूल 46 के अंडर में यह आता है कि हम पीरियोडिकल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन की। ठीक है, क्या क्या उसने इंस्टॉल करके रखा है, उसने सभी रेगुलेशंस रूल को फॉलो किया है कि नहीं, ये सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। ठीक है, और रूल नंबर जो 31 है ये डिस्क्राइब करता है कंज्यूमर टर्मिनल पर जो कटआउट यूज़ किए गए हैं वो सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। और जो रूल नंबर 54 है ये बताता है कि कंज्यूमर का जो वोल्टेज है, उसको जो गिवन वोल्टेज है वो कितना है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है उसके पास सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्टेज हो, 3 फेज सप्लाई हो 440 वोल्टेज हो, इस तरीके से। ठीक है, और रूल नंबर 56 है, ये बताता है कि मीटर की सीलिंग कहीं ब्रेक तो नहीं कर ली है, सीलिंग ऑफ मीटर, है ना, कि मीटर की सीलिंग कहीं ब्रेक करके रात में कनेक्शन तो नहीं चला रहे हैं, मतलब एक तरीके से बिजली चोरी को बचाता है। ठीक है, 56 रूल नंबर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका हो जाएगा रूल नंबर बी, दैट इज द रूल नंबर 46। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। हमें इसमें बताना है कि जो सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी, यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पर कैपेसिटी होगा, करंट हटा देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, आप क्या लिख लेंगे, सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी, करंट को हटाकर हम कैपेसिटी लिखेंगे यहाँ पर, कैपेसिटी। ठीक है, समझ लीजिएगा, कैपेसिटी लिखा है। तो सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डिटरमाइंड एज, यानी कि जो सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है सर्किट ब्रेकर की, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा √3 सिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट और रेटेड सर्विस वोल्टेज। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और सिमेट्रिक ब्रेकिंग कैपेसिटी होती क्या है बेसिकली, तो ये होती है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। ठीक है, और इसकी जो मेजर्ड यूनिट है वो इसको MVA मेजर करते हैं, जिसके लिए सर्किट ब्रेकर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। हमें बताना है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कॉइल में, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कॉइल में, ठीक है, कोई इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू L है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टेंस और कॉइल इक्वल टू हाफ Li² होता है, Li² होता है। अब हमें पता है कि जो हाफ L के बाद I का वैल्यू हम लिख सकते हैं dQ/dt के फॉर्मेट में, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो L/2 है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और वैल्यू इसकी जूल में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो CPU मॉड्यूल है जो कि हम PLC में यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है। तो CPU मॉड्यूल का काम होता है इनपुट को रीड करना और एग्जीक्यूट करना कंट्रोल प्रोग्राम को, और आउटपुट को जो कंट्रोल और इनपुट है इनके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक DC जनरेटर है जिसमें P क्या है, नंबर ऑफ पोल है, फाई फ्लक्स पर पोल है, Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, और ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर्मेचर के अंदर। ठीक है, तो जो जनरेटर है, जनरेटर n RPM पे रन कर रहा है। हमें बताना है कि जो जनरेटेड EMF है, ठीक है, प्रत्येक पैरेलल पाथ में कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P∅Zn/60A। देखिए, हम ये पर पैरेलल पाथ में ही निकालते हैं क्योंकि यह पता है कि जो आर्मेचर कंडक्टर हैं अगर वो पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, तो अगर जो एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो सभी पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो हम हमेशा याद रखिए, जो फॉर्मूला ये है ये हमेशा पर पैरेलल पाथ के लिए इंड्यूस्ड EMF के लिए ही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। हमें बताना है कि डेसिमल वैल्यू हमें ये गिवन है
20 डेसिमल वैल्यू गिवन है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो 20 छोटी सी वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2, 4, 8 और 16 की वैल्यू से, ठीक है। इनकी जो पोजिशनल वेट है हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे आखिरी वाला 16 को, और सबसे बीच वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि 20 को भाई 2 से डिवाइड करते जाएं और यहाँ पर लिखते जाएं, भाई यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 10, 2 से फिर डिवाइड होगा 10 बचेगा, फिर 0 बचेगा, 5 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 दूने 4, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लेंगे अपन, ऐसे करके फाइनल मिला के 10100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 0 एक 1 और आएगा नीचे जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और मिलेगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट वैल्यू अगर छोटी है तो हम डायरेक्टली पोजिशनल वेटेज के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम है जो इंडिकेट करता है एनर्जी मीटर के सिंबल को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, बेसिकली एक सर्कल बना देते हैं और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल रख देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, एनर्जी मीटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हमें बताना है कि एक मीटर की जो रीडिंग है, बेसिकली जो अमीटर है उसकी रीडिंग कितनी है, 0 से लेके 1 मिली एम्पियर तक है इनिशियली, लेकिन हमें उसकी रेंज को 0 से लेके 100 मिली एम्पियर तक ले जाना है। तो हमें बताना है कि हमें कितना उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 100 ओम है। तो बताना है कि हमें शंट की वैल्यू कितनी कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एम क्या होता है, एम का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे हाईएस्ट रेंज कितनी ले जानी है, 100 तक। इसकी इनिशियल रेंज कितनी है, 1 है, तो m की वैल्यू 100 आ गई है, ठीक है। और जो RSH होता है, RSH का वैल्यू कितना होता है, Rm/m-1, ठीक है। Rm की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, Rm की 100 गिवन है, m-1 करेंगे तो 100/99 RSH की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1.01 ओम के आसपास मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो शंट रजिस्टर होती है, जो अमीटर की हम रेंज बढ़ाते हैं उसमें हम शंट रजिस्टर यूज करते हैं और उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे पूछा गया है कि एक हीट कर्व है, एक हीट कर्व है मोटर में, जिसका कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, थीटा इक्वल टू 1 - e⁻𝜏/t, ठीक है। तो हीटिंग टाइम कांस्टेंट बताना है कि मोटर का जो हीटिंग टाइम कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड टू हीट अप टू द मोटर, ठीक है। तो हमें टाइम भी बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड मोटर को कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको करना कैसे, सबसे पहले पता होना चाहिए 1 - e⁻ टर्म गिवन है, तो ये चार्जिंग इक्वेशन होती है, ठीक है, चार्जिंग इक्वेशन होती है। अब इसमें टाउ की वैल्यू हमने टी कैसे कैलकुलेट करी, क्योंकि जब तक e⁻−1 नहीं आएगा तब तक हमें 0.368 की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। कितना, e⁻−1 की वैल्यू होती है 0.368, पता नहीं मैं क्यों उल्टा बोल रहा हूँ बार बार, याद रखिए e⁻−1 की वैल्यू होती है 0.368, ठीक है। तो जब e⁻−1 आएगा, -1 लाने के लिए हमें टाउ की जगह टी पुट करना पड़ेगा, तब -1 आएगा। और जब 1 में से हम माइनस करेंगे 0.368 को, तब जाकर हमें 0.33 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। टोटल इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन का कंसेप्ट है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको ही देख के आप कर देंगे। लेकिन बस यहाँ पर इससे बचना है, हो सकता है आप डी वाले को ऑप्शन को ही मार दो, लेकिन इसमें ये बचना है कि हमें e⁻−1 चाहिए। -1 बनाने के लिए हमें टाउ को टी रखना पड़ेगा, तब -1 आएगा, तब जाके हम ये वैल्यू अचीव कर पाएंगे जो 0.633 की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमें बताना है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर सी में, उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इसके बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं और इन 3 फॉर्मूले की वैल्यू आप देख सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है वो है 1/2 CB², ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, Q = CB में कभी हम B की वैल्यू रखते हैं, कभी हम C की वैल्यू रखते हैं। तो फाइनली जो वैल्यू है डिफरेंट वो इस तरीके से आती हैं। एक आती है 1/2 Q × V
और जो तीसरा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ये हो गया, सेकंड फार्मूला इससे मॉडिफाई करके ये आता है, और थर्ड फार्मूला जो आता है वो आता है 1/2 क्यू स्क्वायर सी। ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर सी। तो ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बता दिए हैं जो कि इस बेसिक इक्वेशन से डिराइव होकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हमें इनपुट वेवफॉर्म गिवन है ए और बी के रूप में और आउटपुट लॉजिक एक्स है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो दिया गया वेवफॉर्म है उनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। देखिए, इसमें हम देखेंगे, हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। बेसिकली ए और बी लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे हम एक्स को। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो वेवफॉर्म जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लेवल जिसका हाई है इसको हम 1 लेंगे और जो लो लेवल पे उसको हम 0 लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब ए और बी 0 0 है, दोनों जब 0 0 हैं तो हमें कितना मिला, हमें 0 मिला। ठीक है, आउटपुट भी 0 है। जब ये दोनों 1 1 है, ये भी 1 है, देखो ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो उस केस में क्या मिलेगा, दोनों जब 1 1 है, सॉरी ये 0 है, यहाँ पर 1 और 0, 1 ऊपर है 0 ये है, और हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। देखो ये ऊपर 1 है ए पर और ये 0 है और यहाँ पर 1 मिला हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 1 का भी है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब 1 0 फिर आ गया, फिर 0 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इतना ही बना लेंगे, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो टेबल गिवन है ये किसकी है। ये जो टेबल गिवन है ये किसकी है, ये और की टेबल गिवन है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जो लेबल है हम बेसिकली इनपुट आउटपुट को अलग अलग पुट करते जाएंगे, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट को देखेंगे और आउटपुट से हम एसओपी या पीओएस के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है जिसको एक रिजर्वायर से सप्लाई किया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 5 × 10⁶। ठीक है, ये है क्यूबिक मीटर, और इसका हेड कितना है, इसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर है। तो हमें बताना है कि टोटल एनर्जी अवेलेबल किलोवाट आवर में कितनी होगी जब इसकी ओवरऑल जो प्लांट एफिशिएंसी है वो कितनी है, 75% है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ डायरेक्टली। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर है, पावर ये वाट सेकंड के लिए फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 9.8 × ईटा × QWH होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक से। जो 9.8 है ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जो ईटा है, ईटा की वैल्यू इफिशियंसी है, तो हमने 75% को 0.75 में रख दिया। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू बताता है कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की अवेलेबल है। ठीक है, और वाटर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू बताता है वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट हम 1000 लेकर चलते हैं, और एच क्या रिप्रेजेंट करता है, एच हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और याद रखिए वॉट सेकेंड में चल रहा है यहाँ पर पूरा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर वाला डेटा को सॉल्व करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना आ गया, लेकिन हमें किलोवाट आवर में चूंकि डेटा चाहिए है तो हम 1000 और 3600 से डिवाइड भी करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमने जब डिवाइड किया तो किलोवाट आवर में हमारा डेटा पूरा चलने लगेगा, और जब हम इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.043 × 10⁶। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2.043, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो कितनी गिवन है, 2 × 10⁶। ठीक है, तो 2 × 10⁶ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 × 10⁶ किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट है जो कि पीक लोड पावर प्लांट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि ये बेस लोड पावर प्लांट है, इसको बेस लोड के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम पीक लोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ही बहुत समय लग जाता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, 2-3 घंटे इसको स्टार्ट होने में ही लगता है। बाकी के तीनों जो ऊपर गिवन है,
ये पीक लोड पावर प्लांट हैं, डीजल पावर प्लांट हो गया, सोलर और विंड पावर प्लांट हो गया और गैस पावर प्लांट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डी आंसर सही होगा, थर्मल पावर प्लांट इज नॉट अ पीक लोड पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, हमें बताना है कि जो MVM इंस्ट्रक्शन हम PLC में यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं मास्क्ड मूव के लिए। मास्क्ड मूव का मतलब क्या होता है, हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपने डेटा को ले जाने के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक अपने डेटा को ले जाने के लिए हम MVM इंस्ट्रक्शन यानी कि मास्क्ड मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें बताना है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के केस में, ठीक है, हमने क्या किया है, एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जैसे कि हमने कोई मशीनरी है उसमें प्रोग्रामिंग करके उसके ऑपरेशन को मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है, ठीक है। अब ये पूछा गया है क्या हम इस प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई चेंज पॉसिबल है, ये इसमें पूछा गया है कि हम इसके ऑपरेशन के सीक्वेंस को बदल सकें, ठीक है, जो ऑपरेशन हो रहा है उसके सीक्वेंस को बदल सकें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ भैया इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम प्रोग्रामिंग को चेंज कर देंगे तो उसका जो ऑपरेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मशीन है अगर हम उसके प्रोग्राम को चेंज कर देंगे तो उसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमसे पूछा गया है कि EMF को जनरेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड मेथड है, इन दोनों की यूज़ करके हम EMF को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला है स्टेशनरी फील्ड सिस्टम, यानी कि जो फील्ड सिस्टम है हमारा वो स्टेशनरी है विथ रोटेटिंग आर्मेचर, और आर्मेचर क्या है, रोटेट कर रहा है। सेकंड है हमारा स्टेशनरी आर्मेचर, ठीक है, और जो रोटेटिंग फील्ड सिस्टम। भाई आप एक चीज़ समझ लो, अगर हमें EMF को जनरेट करना है तो स्टेशनरी कोई अगर एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ को रोटेटिंग होना पड़ेगा, तब जाके फ्लक्स लिंक करेगा और फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम की रिस्पेक्ट में। जब तक टाइम की रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी EMF जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, N/dt। तो फ्लक्स का चेंज होने के लिए हमें किसी ना किसी एक चीज़ को मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 200 किलोवाट, और लोड फैक्टर कितना है, 40%। तो बताना है कि उसने एक साल में कितनी यूनिट कंज्यूम करी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लोड फैक्टर होता है LF इक्वल टू क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एवरेज डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एवरेज डिमांड हमने निकाल ली, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लोड फैक्टर रखेंगे हम इसकी वैल्यू, तो 0.4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 200 है, ये किलोवाट में है, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू से पुट करेंगे तो इसमें 80 किलोवाट के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80 किलोवाट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब हम जैसे ही 80 मल्टीप्लाई कर दें किसका, 8760, ठीक है, 8760 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 7 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर, कितनी आएगी, 7 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने डिसाइड किया है कि हम कॉपर रॉड अर्थिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर रॉड अर्थिंग को इंस्टॉल्ड कर रहे हैं। तो हमें कितने साइज की रॉड की ज़रूरत पड़ेगी अर्थिंग करने के लिए, ठीक है। जो कॉपर इलेक्ट्रोड आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो हमें अर्थ करना है प्रॉपर, तो हम कितने डायामीटर का जो है इसको अर्थिंग रॉड को लेंगे, ठीक है। कॉपर की बनी हुई है, याद रखिए मटेरियल बहुत मैटर करता है। अगर यही रॉड GI की हो जाएगी तो आंसर हाल चेंज हो जाएगा। तो कॉपर रॉड के लिए हम 12.5 mm को लेंगे, ठीक है, और 12.5 mm को हाफ इंच भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन इंच में पूछा जाता तो हम हाफ इंच लिखते हैं, क्योंकि जो
1 इंच है, 1 इंच में कितने 25 mm होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखिए क्योंकि हो सकता है कभी इंच में आ जाएगा तो हम शक्ल थोड़े देखेंगे किसी की। ठीक है, अब इसमें तो हो गया कॉपर की बात। अगर यही क्वेश्चन होता कि अगर हम जीआई की रॉड यूज़ करें, किसकी रॉड यूज़ करें, जीआई की रॉड यूज़ करें तो डायामीटर कितनी होती। जब जीआई की रॉड हम यूज़ करते तो डायामीटर बढ़ जाती, डायामीटर बढ़ के कितनी हो जाती 16 mm, 16 mm की डायामीटर हो जाती। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 0.6 इंच। ठीक है, इंच को भी लेते चलो, वैसे इंच में आता तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत रख लिया करो ध्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। हमसे पूछा गया है कि स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन के केस में हम कितने नंबर ऑफ जीआई और कॉपर प्लेट का यूज़ करेंगे अर्थिंग पर्पस के लिए। तो देखो, स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन के लिए हम बेसिकली सिंगल में ही काम चला लेते हैं, लेकिन अगर लार्ज पावर इंस्टॉलेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें मल्टीपल अर्थिंग की यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीपल अर्थिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टीपल अर्थिंग और मल्टीपल मेथड भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछा गया है कि हाफ एडर है कोई, उसमें जो कैरी का आउटपुट है वो हाई कब होगा। ठीक है, कब होगा, जब इनपुट का कैसा बिहेवियर होगा। तो हाई का मतलब होता है 1। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो बताना है कि कैरी 1 कब होगा, तो हमें पता है जब ए और बी है। ठीक है, ए और बी जब 1 1 हो जाएंगे तब उस केस में जो कैरी है वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए जब ए और बी को हम 1 1 करेंगे तब जाकर हमें कैरी 1 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो सम की वैल्यू है, अगर इसमें सम पूछ लेता तो सम यहाँ पर 0 हो जाता। ठीक है, सम इस केस में 0 हो जाता है। ठीक है, तो इनपुट ए बी है, ये कैरी है, ये सम है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, हमसे पूछा गया है कि जो साइलेंड्रिकल रोटर होता है, साइलेंड्रिकल रोटर टाइप का अल्टरनेटर होता है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, चाहे वो टर्बो अल्टरनेटर पूछ ले या फिर साइलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर पूछ ले, इसका आंसर स्टीम टरबाइन ही होगा। स्टीम टरबाइन में हम साइलेंड्रिकल रोटर या फिर टर्बो अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सोलर सेल में तो हम कोई भी किसी भी तरीके का टरबाइन यूज़ करते नहीं है या कोई अल्टरनेटर यूज़ करते नहीं है हम। ठीक है, अब आती है विंड मिल की बात। तो विंड मिल में हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। और वाटर टरबाइन के केस में हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं सैलिएंट पोल। ठीक है, सैलिएंट पोल रोटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सैलिएंट पोल रोटर हम यूज़ करते हैं किसमें, वाटर टरबाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रजिस्टर्स है जिसके पास हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है और पावर रेटिंग भी हाईएस्ट होती है। तो बताना है कि किसके पास हाईएस्ट स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग होती है। तो वायर बाउंड रजिस्टर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जितनी भी ये रजिस्टर्स गिवन है ना, इनमें सबसे ज़्यादा वायर बाउंड जो है स्टेबल होती है और इसकी पावर रेटिंग भी अच्छी खासी होती है। तो बेसिकली इनमें से क्वेश्चन हमेशा यूपीपीसीएल में आता ही आता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर भी एक लेक्चर जल्दी प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमसे पूछा गया है कि 1 मीटर जो है वो रीड करता है 125 वोल्ट को। ठीक है, और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी है, 125.5 वोल्ट है। यानी कि ये क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है Vm। ठीक है, और ये क्या है Vt यानी ट्रू वैल्यू है। तो हमें स्टैटिक एरर बतानी है। तो स्टैटिक एरर में करते क्या हम, बेसिकली जो मीटर की रीडिंग है और जो ट्रू रीडिंग है उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो स्टैटिक एरर कितनी की आ जाएगी, 0.5 वोल्ट की आएगी। ठीक है, अगर यही रिलेटिव एरर होती तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। ठीक है, रिलेटिव एरर में क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, नहीं ये नहीं होता। अगर यहाँ पर 125.5 होता तब होता ये रिलेटिव एरर के लिए। यहाँ पे 0.5 होना चाहिए था, 125.5 ये नहीं होगा, डी ऑप्शन रिलेटिव के लिए नहीं होगा। आप केवल इतना याद रखिए, स्टैटिक एरर के लिए हम ऑप्शन सी टिक करेंगे 0.5, क्योंकि हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है स्टैटिक एरर के केस में। ठीक है, हम फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, हमसे पूछा गया है कि ये जो वैल्यू गिवन है हमें a प्लस ए बार बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। a प्लस ए बार बी को हम लिख सकते हैं a प्लस ए बार इंटू
ए प्लस बी। अब हमें पता है कि ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ए प्लस बी मिलेगी, ठीक है। अभी हमने केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला है। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ए प्लस बी आ गया। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। हमें हमारा आंसर मिल गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ए प्लस बी का पूरे का बार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। हमसे पूछा गया है कि अगर एक कंडक्टर है वो मूव कर रहा है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, तब हमें बताना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे। तो देखो, उसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जनरेटर के केस में होता है, ठीक है। अब देखो, अगर इसका जस्ट उल्टा होता, उल्टा कैसा होता कि अगर जो कंडक्टर है, कंडक्टर या फिर बाइंडिंग है, वो स्टैटिकली रहे और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती रहे बराबर, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पर होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली होता क्या है, जो टर्न है हमारी, जो बाइंडिंग है वो स्टेशनरी रहती हैं, लेकिन जो हम उसमें करंट देते हैं, करंट का जो करंट के कारण जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स लगातार चेंजिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ट्रांसफार्मर के केस में होता है। नेक्स्ट, जो इसके लिए राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन डी होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें हमसे पूछा है कि जो रेशियो होता है पावर प्लांट के एक्चुअल आउटपुट का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है पोटेंशियल आउटपुट, ठीक है। इट वर पॉसिबल फॉर इट टू ऑपरेट ए फुल नेम प्लेट कैपेसिटी कंटिन्यूसली ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज। यानी कि भाई सीधा सीधा इसमें प्लांट कैपेसिटी पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर प्लांट का एक्चुअल आउटपुट है और कितना आउटपुट ये दे रहा है एट द टाइम, ठीक है, मतलब दे सकता है, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट उसका कितना है, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। इसमें बस टाइम को थोड़ा सा लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, बट कोई भी हो आसान है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है। हमसे पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसका आउटपुट कितना आएगा, ठीक है। ये दो गेट कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे देखिए ए और बी, तो जब ये और गेट है, जब और गेट से ए और बी का हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी, या इसको ए और बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सी इनपुट दिया हमने, तो यहाँ पर आउटपुट कितना मिलेगा, सी का हम एंड ऑपरेशन करेंगे किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ पर इनपुट है और सी यहाँ पर इनपुट है, तो दोनों का हम एंड ऑपरेशन करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है जो कि एक टिपिकल एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड करती है या रखती है खुद के पास, ठीक है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके पास एनालॉग आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। हमसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर में रेशियो कुछ इस तरीके से गिवन है। न्यूमिनेटर की वैल्यू है वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल टू द एरिथमेटिक सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल इज नन एच। इसको हम पिच फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में, वो कॉस अल्फा बाई 2 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पिच फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर अल्फा क्या होता है, अल्फा चोर्डिंग एंगल या चोर्डिंग एंगल होता है, या इसको कोडिंग एंगल भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो पिच फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो आइसोलेटर है उसका सिंबल कौन सा है, जो इलेक्ट्रिकल सिंबल हम यूज़ करते हैं सब स्टेशन में, तो उसके लिए हम आइसोलेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो आइसोलेटर के लिए जो सिंबल होता है वो ऑप्शन डी होता है, ठीक है। और ये जो सी नंबर का ऑप्शन है ये बताता है पुश बटन ऑन ऑफ को, है ना, पुश बटन ऑन ऑफ को, ठीक है। और ये जो है ये बताता है हीटिंग एलिमेंट को,
किसको? हीटिंग एलिमेंट को, जो ए नंबर पर ऑप्शन है, हीटिंग एलिमेंट को बताता है ये, ठीक है। और ये बताता है रिले की मैग्नेटिक कॉयल वगैरह को, ठीक है। रिले मैग्नेटिक कॉयल ऐसे करके है, मैग्नेटिक कॉयल। तो आपको मैंने मैक्सिमम बता दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 60 इस पार्ट में होगा, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा जल्दी, तो बाकी उसमें हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एट द एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।